हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की फर्स्ट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट से संबंधित है। आप नाम से ही समझ गए होंगे, यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको PSLV C-43 यूज़ करके लॉन्च किया गया था। सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रल इमेजिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्पेक्ट्रल इमेजिंग का मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है और उसमें जो वेरियस बैंड्स होते हैं जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजुअल रेंज, तो इन बैंड्स को यूज़ करके इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है। उसी को हम फ्रेंड्स स्पेक्ट्रल इमेजिंग बोलते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग में डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस फ्रेंड नंबर ऑफ बैंड्स और कितने नैरो बैंड्स हैं इसका ही होता है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, सिंस इमेज में ज़्यादा क्लियरिटी रहती है इसलिए जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं वह फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं और जो बैंड्स है वो नैरो भी होते हैं। मतलब क्या हुआ, जो भी वेवलेंथ का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स उस उनके बीच का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वह कम होता है, नियरली 0.1 नैनोमीटर का। इसलिए जो नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो नैरो बैंड्स है वो नैरो भी हो जाते हैं। लेकिन मल्टी स्पेक्ट्रम इमेजिंग में जो यह डिफरेंस होता है फ्रेंड्स वो बढ़ जाता है, इसलिए चूजन सेट ऑफ लोकेशन से इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी में नैरो बैंड्स होते हैं। अगर हम हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज में बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैंड्स एक इमेज में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए जो इमेजिंग रहती है फ्रेंड्स वो क्लियर रहती है और इन जनरली स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके फ्रेंड्स इमेजिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को 5 ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया है इनटू पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब है फ्रेंड्स जो सैटेलाइट है वो सन के सिंक्रोनस है और जो भी एंगल पड़ता है सैटेलाइट से वह हमेशा इल्यूमिनेटेड पोर्शन पर पड़ता है, इसलिए यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इंडिया ने अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रेंड्स पहले ही प्रयास किए हैं। तो इसरो ने मई 2008 में एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट का प्रयास किया था। उसके बाद फ्रेंड चंद्रयान-1 मिशन में भी लूनर मिनरल रिसोर्स को मैप करने के लिए सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का उपयोग किया गया था। लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की बात करें तो ऐसा इंडिया ने अब सक्सेसफुली पहली बार अटेंड किया है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सिंस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो सर्वे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर सर्वे, सॉइल सर्वे और इन्वायरमेंटल स्टडीज, जैसे हमें कोस्टल वाटर के बारे में जानना है, इनलैंड वाटर स्टडीज़ कंडक्ट करना है, तब भी हम इस सर्वे का, इस इमेजिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो हमारे सिक्योरिटी पर्पस है जैसे एंटी टेरर ऑपरेशन या मिलिट्री या सर्वेलेंस के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट PSLV C-43 से लॉन्च किया गया इनटू पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इंडिया की न्यूट्रिनो और ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड है। इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रोजेक्ट के अंदर फ्रेंड्स कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे वह देख लीजिए। सबसे पहले एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को बनाया जाएगा तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में। फ्रेंड्स पोट्टीपुरम में बोडी बेस्ट हिल्स है, वहाँ पर इस अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को बनाया जा रहा है। एक फ्रेंड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट मैग्नेट को भी बनाया जा रहा है, उसका नाम है आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर। इसकी सहायता से न्यूट्रिनोस को स्टडी किया जाएगा। फ्रेंड्स मदुरई में नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स भी सेटअप किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि जो रेगुलर मेंटेनेंस है अंडरग्राउंड लेबोरेटरी का वो बना रहे और ह्यूमन मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ भी काम किया जा सके। इसलिए नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स को सेटअप किया जा रहा है मदुरई में। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड जो केरला का मधिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, उसके 5 किलोमीटर रेडियस में यह लाई करता है। इसलिए जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसकी भी परमिशन की ज़रूरत है बिफोर सेटिंग अप दिस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स को बनाया जा रहा है मदुरई में फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी। न्यूट्रिनोज के बारे में बात करें तो यह सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है यूनिवर्स में और किसी भी ऑब्जेक्ट से ये काफ़ी कम इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इनमें फ्रेंड्स कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज भी नहीं है और मास की बात करें तो नेग्लिजिबल है। बेस्ड ऑन देयर मास इनको 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो।
अल्टीमेट जो सोर्स है न्यूट्रॉन्स का वह फ्रेंड्स सन है। सन के कोर से मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे सोलर सिस्टम में रोम करते हैं। इनको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है और रेडियोएक्टिव डिके या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के दौरान यह प्रोड्यूस होते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स हम यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में समझ सकते हैं। इसके साथ हम जो डार्क मैटर है उसके बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स डार्क मैटर से रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन, बिकॉज जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके दौरान न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में हमने समझा। न्यूट्रॉन्स का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको हम एंटी न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं और नेगेटिव बीटा डिके के दौरान यह प्रोड्यूस होते हैं। एंटी न्यूट्रॉन्स भी फ्रेंड्स इंटरेक्ट नहीं करते हैं अर्थ के सरफेस से, इसलिए यह वेरी पेनिट्रेटिंग होते हैं एज न्यूट्रॉन्स। इन दोनों की बात करें तो लेप्टॉन फैमिली से यह बिलोंग करते हैं, मतलब है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे फ्रेंड्स यह इंटरेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन LIGO इंडिया या इंडिगो से रिलेटेड है। LIGO का मतलब होता है फ्रेंड्स लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लैब्स को बनाया जाता है और इंटरफेरोमीटर का यूज़ करके फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया जाता है। तो इंडिया में एक ऑब्जर्वेटरी प्लान की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक यह ऑपरेशनल कर दी जाएगी। जो LIGO इंडिया है फ्रेंड्स यह वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का एक पार्ट है, मीन्स वर्ल्ड में भी डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी हैं तो उसका ही पार्ट है कि इंडिया में भी एक ऑब्जर्वेटरी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। जो इंडिया में ऑब्जर्वेटरी है उसको फंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में इसको बिल्ड किया जाएगा। यह जो प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स LIGO प्रोजेक्ट जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जाएगा, यह एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इंडिया की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं एंड USA में जो ऑब्जर्वेटरी है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। इसके साथ ही साथ जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी, वह भी फ्रेंड्स इसके स्टेक होल्डर्स हैं। LIGO प्रोजेक्ट में 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स को बनाया जाएगा। 2 फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं, एक हैंडफोर्ड साइट में है जो वॉशिंगटन में है, सेकंड लिविंगस्टोन जो US में ही फ्रेंड्स लुइसियाना में है। तो अब जो हैंडफोर्ड में जो LIGO ऑब्जर्वेटरी है उसको मूव किया जाएगा फ्रेंड्स इंडिया में, और इंडिया में महाराष्ट्र में इसको मूव किया जा रहा है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, वो तो हम देख ही चुके हैं। यह फ्रेंड्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको लगाया जाएगा टू द डिटेक्टर्स इन USA। सिंस ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन की बात आ रही है तो हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स यूनिवर्स एक स्पेस टाइम फैब्रिक से बना हुआ है। अगर कोई हाई एनर्जेटिक प्रोसेस होता है यूनिवर्स में तो वह स्पेस टाइम फैब्रिक में डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाते हैं और इसी की वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं। फ्रेंड जो हाई एनर्जेटिक प्रोसेस हैं जैसे एक्सप्लोजन ऑफ जायंट स्टार्स या मर्जिंग ऑफ 2 ब्लैक होल्स या कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टार्स, तब फ्रेंड्स हमको ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस या डिटेक्ट हम कर सकते हैं। अगर स्मॉल एनर्जेटिक प्रोसेस है तो उसमें फ्रेंड्स कोई इम्पैक्ट नहीं होता है स्पेस टाइम में, इसी वजह से ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस नहीं होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स का एग्जिस्टेंस 1916 में ही प्रिडिक्ट किया गया था बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 2017 में फ्रेंड्स पहली बार LIGO जो डिटेक्टर्स हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में कामयाब रहे थे, और यह जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी दे वर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द मर्जिंग ऑफ ब्लैक होल्स। इसीलिए 2017 में फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स का था वो इसीलिए दिया गया था फॉर द डिटेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, और यह अवार्ड रेनियर वेरिस और किप थॉर्न को दिया गया था। तो ग्रेविटेशनल वेव्स कुछ नहीं फ्रेंड्स, जो यूनिवर्स का स्पेस टाइम है उसमें जो डिस्टॉर्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ एनी एनर्जेटिक प्रोसेस, उसकी वजह से यह रिपल्स प्रोड्यूस कर देते हैं इस फैब्रिक में और हमको ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से रिलेटेड है। अभी एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया है फॉर डिटेक्टिंग दीज रेडिएशन। यह एक्सपेरिमेंट
बेंगलुरु में जो इंस्टीट्यूट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके साइंटिस्ट के द्वारा कंडक्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के तंबकतू में। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की बात करें तो जब से फ्रेंड बिग बैंग हुआ है उसके नियरली 3,80,000 ईयर्स बाद ऐसा माना जाता है कि यह रेडिएशन एग्जिस्ट करते हैं और काफ़ी वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब फ्रेंड्स मैटर्स का बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब से यह रेडिएशन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बिग बैंग जो मॉडल है कॉस्मोलॉजिस्ट का यह मानना है कि यह बेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं बिग बैंग के। सिंस हमने देखा कि कोई जब मैटर फॉर्म नहीं हुआ था तब से यह रेडिएशन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इन रेडिएशन को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम इन रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखें तो काफ़ी स्मूथ होता है और उन स्पेक्ट्रम में कभी डिफॉर्मिटीव भी देखने को मिलती हैं और यही डिफॉर्मिटीव फ्रेंड्स वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि जो पहली बार जब स्टार्स बॉर्न हुए थे तो किस तरह का इवेंट्स थे, तो यह एक एविडेंस की तरह काम करेंगे। इसलिए इन रेडिएशन को पढ़ा जाता है यूजिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ग्रोथ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरी वॉचिंग ट्रांजिएंट हैपन। आप नाम से ही समझ गए होंगे यह प्रोजेक्ट मल्टी कंट्री कोलैबोरेशन है और इंडिया में इस प्रोजेक्ट के अंदर एक टेलीस्कोप को अभी इंस्टॉल किया गया है और उस टेलीस्कोप ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, यही कॉन्टेक्स्ट है। तो इंडिया में यह जो टेलीस्कोप है उसकी लोकेशन है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में, जो कि लद्दाख के हेलने में है। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखना है। यह इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप है। ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरी वॉचिंग ट्रांजिएंट हैपन। ग्रोथ इनिशिएटिव को आगे पढ़ें उससे पहले आपको 2 वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी एंड ट्रांजिएंट इवेंट। टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी में फ्रेंड्स जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें किस तरह से चेंजेस होता है टाइम के साथ, या टाइम के साथ वो किस तरह से इवॉल्व होते हैं, तो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी के अंदर स्टडी किया जाता है। यह चेंज फिजिकल चेंज हो सकता है, मूवमेंट की वजह से कोई चेंज हो सकता है, जैसे कि पल्सर में क्या वेरिएबिलिटी आती है, सन में किस तरह से चेंजेस होते हैं, स्टार्स या ब्लैक होल्स में किस तरह से चेंजेस होते हैं, वह टाइम के साथ स्टडी किया जाते हैं और कंप्लीट सेट ऑफ जो स्टडी होती है उसको हम टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ट्रांजिएंट इवेंट की बात करें तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किस तरह से सडन चेंज होता है किसी भी सिस्टम में, जैसे सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी एकदम से चेंज हो जाए, तो वह हम ट्रांजिएंट इवेंट के अंदर पढ़ते हैं। यह जो प्रोसेस है या चेंजेस हैं इससे बेटर इंसाइट मिलता है कि कॉस्मिक जो ऑब्जेक्ट हैं किस तरह से फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होती है उनके एवोल्यूशन के लिए। तो इनको स्टडी करने से हम उनके मैकेनिज्म या फिजिकल प्रोसेस के एवोल्यूशन को गवर्न कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ग्रोथ इनिशिएटिव जैसा कि हमने जाना कि यह एक मल्टी कंट्री कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसमें जो ट्रांजिएंट इवेंट्स हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है। यह इनिशिएटिव 3 साइंटिफिक थीम्स पर फोकस करता है इन द टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी। फर्स्ट है कॉस्मिक एक्सप्लोजन या सुपरनोवा जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, उनमें क्या चेंजेस होते हैं टाइम के साथ वो पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनके सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव सोर्स। इस इनिशिएटिव में जो फुली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है उनको इंस्टॉल किया जाता है बेसिकली, ताकि किसी भी जो यूनिवर्स में इवेंट हो रहा है उसको हम कैप्चर कर सकें। जो टाइम स्केल होती है फ्रेंड्स वो लाइट ईयर्स से शॉर्टर होती है, मीन्स ईयर्स के रिस्पेक्ट में चेंजेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेज के रिस्पेक्ट में और इवन आवर्स के रिस्पेक्ट में चेंजेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंडिया में ही फ्रेंड्स ऐसा पहला रोबोटिक रिसर्च ऑप्टिकल टेलीस्कोप लद्दाख में अभी स्टार्ट किया गया है। पार्टनर्स की बात करें तो 7 कंट्री इस इनिशिएटिव में पार्टनर्स हैं, यूएस, यूके, जापान, इंडिया, जर्मनी, ताइवान एंड इजराइल। यूएस, यूके, जापान, इंडिया, जर्मनी, ताइवान एंड इजराइल आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। जो ग्रोथ इंडिया इनिशिएटिव है फ्रेंड्स वह जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बेंगलोर के बीच में ग्रोथ इंडिया जॉइंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को फुली फंडिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा की जा रही है अंडर द पायर प्रोजेक्ट।
पार्टनरशिप फॉर इंटरनेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट। जो पायर प्रोजेक्ट है वो इंडिया और यूएस के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट को साइन किया गया है और इसी पायर प्रोजेक्ट के अंदर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इस ग्रोथ इंडिया इनिशिएटिव को फुली फंडिंग कर रहा है। तो साइंस एंड इंडियन रिसर्च बोर्ड इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है अंडर द पायर प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर इंटरनेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट। यह इंडिया और यूएस के बीच में प्रोजेक्ट है। यह जो रोबोटिक टेलीस्कोप है जिसको अभी लद्दाख में ऑपरेशन जिसने स्टार्ट किया है वह 70 सेंटीमीटर इमेजिंग टेलीस्कोप है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट वही है फ्रेंड्स, टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी, और जो टाइम है वो लेस देन लाइट ईयर्स है। जो टारगेट्स हैं मीन्स जिन इवेंट्स को कैप्चर किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, उनको मेसियर कैटलॉग से सिलेक्ट किया गया है। मेसियर कैटलॉग्स में वह ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इजीली एक्सेसिबल है, तो उन इवेंट्स को पहले स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेजर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, फॉरवर्ड सर्च एक्सपेरिमेंट। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने अभी इस एक्सपेरिमेंट की मंजूरी दे दी है। जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है वहाँ पर बिग बैंग जैसी कंडीशन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसके दौरान जो लाइट एंड वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए फ्रेजर प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया है, फॉरवर्ड सर्च एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कोपरनिकस प्रोग्राम से रिलेटेड है। अभी इस प्रोग्राम के अंदर इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के द्वारा जो सैटेलाइट्स हैं अर्थ ऑब्जर्वेशनल डाटा जनरेट किया जाता है उनको शेयर किया जा सके। कोपरनिकस प्रोग्राम एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को यूरोपियन कमीशन के द्वारा हेड किया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पार्टनरशिप में इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है और यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। इंडिया ने सिंस अब एग्रीमेंट साइन कर लिया है यूरोपियन यूनियन से, इसलिए इंडिया को फुल एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। जो डाटा जनरेट किया जा रहा है 6 सैटेलाइट से कोपरनिकस सैनिटल फैमिली मीन्स यूरोपियन यूनियन की जो 6 सैटेलाइट हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उनके द्वारा जो डाटा जनरेट किया जा रहा है इंडिया को एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। इन टर्न फ्रेंड्स इंडिया को भी अपनी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं इसरो की, जैसे लैंड ओशियन एटमॉस्फेरिक सीरीज ऑफ सिविलियन सैटेलाइट, उसके डाटा को भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एक्सेप्शन दिया गया है हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स जो डाटा हैं कमर्शियल हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स डाटा, उसको एक्सेप्शन दिया गया है, वह शेयर नहीं करना पड़ेगा इसरो को। यह जो प्रोग्राम है वह 6 थीम के रेस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, लैंड एरिया, मैराइन, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज, इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशनल डाटा को शेयर करने के लिए कोपरनिकस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को हेड किया जा रहा है यूरोपियन कमीशन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट 75I से रिलेटेड है। अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। 75I का मतलब है कि इंडिया में ही यह सबमरीन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंडिजीनियसली। तो यह एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 का ऑफ कैलवरी क्लास सबमरीन फॉर इंडियन नेवी। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उन सबमरीन में एडवांस फीचर जैसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फिट किया जाएगा ताकि सबमरीन की जो ऑपरेशन रेंज है वो बढ़ जाए और जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वह पानी के अंदर रह सकती है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर प्राइवेट कंपनी का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है डिफेंस इंडस्ट्री में। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं इक्विपमेंट से वह अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी इंडिया की प्राइवेट कंपनी को और उस प्राइवेट कंपनी को यह टेंडर दिया जाता है कि डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, जो 4 सेगमेंट इस मॉडल के अंदर अभी कवर किए गए वह हैं सबमरीन, सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट, मैन बैटल टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स। 4 सेगमेंट को फ्रेंड्स मंजूरी दी गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये आपको याद रखना है। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल था वो सबसे पहले 2015 में धीरेन्द्र सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था और इस प्रोजेक्ट को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डिफेंस
प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साइबर फिजिकल सिस्टम से रिलेटेड है। अभी कैबिनेट ने एक मिशन को लॉन्च किया है, नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम आप नाम से ही समझ सकते हैं, बेसिकली जो फिजिकल ऑब्जेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है ताकि बेहतर तरीके से कंप्यूटेशन या कंट्रोल किया जा सके और उन फिजिकल ऑब्जेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज से कंबाइन किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे स्मार्ट सिटीज़ हो गया फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, ग्रिड नेटवर्क हो गया, यूटिलिटी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह के जो फिजिकल ऑब्जेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बेहतर तरीके से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से अगर जोड़ा जाए तो वो साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर किया जाता है और कैबिनेट ने अभी नेशनल मिशन इसके लिए अप्रूव कर दिया है। इस नेशनल मिशन को फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और जो स्टार्टअप्स हैं जो वर्क कर रहे हैं फिजिकल सिस्टम और साइबर स्पेस को लिंक करने के लिए उनको भी बूस्टअप मिलेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर 15 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब्स और साथ ही साथ 4 टेक्नोलॉजिकल ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो 4 टेक्नोलॉजिकल ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क को एस्टेब्लिश किया जा रहा है नेशनल मिशन और साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में सुना ही होगा। उसमें फ्रेंड्स ग्लास का उपयोग किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सहायता से बीम्स को पहुंचाया जाता है फॉर कनेक्टिविटी। लेकिन फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ग्लास को उपयोग ना करके फ्रेंड्स फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम में ऑप्टिकल बीम्स को भेजा जाता है टू ट्रांसमिट डाटा। तो आंध्र प्रदेश की जो फाइबर ग्रिड है उसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए अभी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसके अंदर जो सब्सिडरी कंपनी है एक्स डेवलपमेंट LLC, उसने 2000 लिंक्स को प्रोवाइड किया है आंध्र प्रदेश फाइबर ग्रिड को। यह लिंक्स फ्रेंड्स रिलेटेड है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से, इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यह एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है यूजिंग फ्री लाइट। डिफरेंस भी हमने देखा है ऑप्टिकल फाइबर केबल और फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। यह एक लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी है, मतलब दोनों ही साइड रिसीवर्स लगाए गए हैं फॉर बाई डायरेक्शनल कैपेबिलिटी। इसमें जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो 2.5 Gbps की स्पीड से भेजा जा सकता है। एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले लो इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि ग्लास फाइबर का उपयोग नहीं किया जाएगा इसलिए लो इन्वेस्टमेंट आता है। सिक्योरिटी रहेगी ड्यू टू लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन, क्योंकि दोनों साइड ही फ्रेंड्स रिसीवर रहेंगे तो उसकी वजह से सिक्योरिटी रहेगी। बेटर डाटा स्पीड ट्रांसमिशन भी हो सकता है। चैलेंजेस वही हैं फ्रेंड्स, कोई एटेन्यूएशन है, वेदर की वजह से कोई टर्बुलेंस है, बैकग्राउंड लॉसेस हो सकता है, एरर्स भी आ सकते हैं, तो यह सब चैलेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटेलिजेंस एक्ट के अंदर अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1985 के अंदर अब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी लिस्ट कर दिया गया है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 1999 के कारगिल वॉर के बाद कॉन्सेप्शलाइज किया गया था एज अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी। 2004 में इसको फाइनली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और यह PMO ऑफिस के अंदर रिपोर्ट करती है एंड वर्क्स अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके साथ ही साथ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैलिब्रेशन के में काम करती है विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर लिस्ट कर दिया गया है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1985। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके थ्रू कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का लीकेज ना हो, यह एक्ट का यही एम है। इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में फ्रेंड्स रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है और उनको बार करता है, प्रिवेंट करता है फॉर कम्युनिकेट विद प्रेस और पब्लिश एनी बुक और एनी अदर डॉक्यूमेंट। और यह सब इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसके परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। तो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1985 सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
या टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी, उसमें जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ह्यूमन माइक्रोबायोम से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सब का जो कलेक्टिव जीनोम होता है उनको हम ह्यूमन माइक्रोबायोम बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंक्लूड किए गए हैं इसके अंदर जैसे कि बैक्टीरिया हैं, आर्की, वायरसेस, प्रोटिस्ट और फंगी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको फ्रेंड्स ह्यूमन माइक्रोबायोम बोलते हैं। यह जो ऑर्गेनिज्म है 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन एग्जिबिट करते हैं, जैसे कॉमनसल और म्यूचुअलिज्म। कॉमनसल में क्या होता है फ्रेंड्स, यह ह्यूमंस को हार्म नहीं करते हैं बट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी, और म्यूचुअलिज्म में बेनिफिट करते हैं हमारी बॉडी को और दे ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर बॉडी। इन माइक्रो जो बायोम है इनकी कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। हमारे खाने की हैबिट कैसी है, जेनेटिक्स कैसे हैं, लोकेशन कहाँ है, तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से इनकी कंपोजिशन भी डिफर करती है। पूरे बॉडी मास की बात करें तो 2% जितना भी हमारी बॉडी मास होता है उसका ह्यूमन माइक्रोबायोम ही कंप्राइज करते हैं। यह की रोल प्ले करते हैं मैनी एस्पेक्ट में, जैसे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे एसेंशियल विटामिन्स के से प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकी मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इम्यून सिस्टम को भी फ्रेंड्स प्रोटेक्ट करते हैं और जो पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्ट भी करते हैं हमारी बॉडी को। तो ह्यूमन माइक्रोबायोम एक कलेक्टिव जीनोम है इन्हीं सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। इंडिया में फ्रेंड्स ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव को अभी अप्रूवल के लिए लिस्टअप कर दिया गया है और यह इनिशिएटिव लेड किया जा रहा है नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल साइंस एंड नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। इस इनिशिएटिव के अंदर वेरियस सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा बाई कलेक्शन ऑफ सलाइवा सैंपल्स, स्टूल सैंपल्स या स्किन स्वैप्स। 20,000 इंडियंस को फ्रेंड्स यह सैंपल कनेक्ट किया जाएगा फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस एंड डिफरेंट ग्रुप्स। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है फ्रेंड्स उनमें डिफरेंट माइक्रोबायोटा पाया जाता है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, इसलिए जो मेजर लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं उनको यह इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो इसकी हेल्प से, यह इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बायोटा को कनेक्ट किया जाएगा जीनोम को और फिर कंपेयर किया जाएगा। फ्रेंड्स पहले 2007 में ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। यह एक रिसर्च इनिशिएटिव है यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का। अब इंडिया में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा और अप्रूवल के लिए लिस्टिंग कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली रिसोर्स और एक्सपर्टाइज को जनरेट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यह एनालाइज किया जा सके जो ह्यूमन माइक्रोबायोम है वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ और डिसीज़ में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मलेरिया वैक्सीन से रिलेटेड है। अभी गवर्नमेंट ऑफ मालावी ने वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन को लॉन्च किया है, आरटीएसएस या ASOS, या इसका जो ट्रेड नेम है वह है मॉस्क्यूरिक्स। यह वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन बन गई है टू प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया इन यंग चिल्ड्रन। इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव। मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। यह सिंगल सेल्ड पैरासाइट्स के द्वारा कॉज होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, एंड इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। तो यह एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ये आपको याद रखना है। मालावी की लोकेशन भी आप वर्ल्ड मैप में देख लीजिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मालावी की लोकेशन रेड कलर से शो किया गया है। दूसरे मैप में अगर हम देखें तो मालावी फ्रेंड्स 3 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, तंजानिया, ज़ैम्बिया एंड मोज़म्बिक। लेक मालावी को ही हम लेक न्यासा बोलते हैं फ्रेंड्स, और बॉर्डर डिस्प्यूट भी चलता रहता है मालावी और तंजानिया के बीच में बिकॉज ऑफ दिस लेक। मालावी की कैपिटल है लिलोंगवे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 3 पेरेंट्स बेबी से रिलेटेड है। यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट कंट्री बन गई है टू अप्रूव द 3 पेरेंट बेबीज टेक्नोलॉजी। इससे पहले आपको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें फ्रेंड्स तो हमारे सेल्स में प्रेजेंट रहता है और इसको पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज यह स्मॉल यूनिट्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स सिर्फ मदर से ही ट्रांसमिट इनहेरिट होता है चिल्ड्रंस में,
इसका मतलब अगर कोई मदर में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई डिफेक्ट है तो वह डिफेक्ट चिल्ड्रन में भी ट्रांसमिट हो सकता है और रेयर माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज कॉज कर सकता है। इसी वजह से 3 पेरेंट बेबी का उपयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का उपयोग होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए। इस थेरेपी में जो डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रियल है उसको हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दिया जाता है यूजिंग इन वाइटो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और इसमें जो बेबी प्रोड्यूस होता है वह 3 डोनर्स की वजह से होता है, इसलिए यह 3 पेरेंट बेबी भी बोला जाता है इस टेक्नोलॉजी को। डोनर्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रियली फ्रेंड्स 37 जीन्स को ही कंट्रीब्यूट करता है इन कंपेरिजन टू 20,000 जीन्स फ्रॉम द अदर पेरेंट्स। इसकी वजह से जो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ट्रेट्स हैं वह ट्रांसमिट होते हैं एज कंपेरिजन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ जीएनए माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स ट्रांसमिट होते हैं। इंटेलिजेंस हुआ, आई कलर हुआ, हेयर कलर हुआ, हाइट, इन सब पर कोई इफेक्ट नहीं आता है डोनर का। तो 3 पेरेंट बेबीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो आप पिंक कलर से देख सकते हैं जो डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रियल एग है मदर्स का उसको लिया जाता है और एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल एग लिया जाता है। फ्रेंड्स न्यूक्लियस को हटाया जाता है मदर्स के एग से और डोनर का एग एलिमिनेट कर दिया जाता है उसके सेल से, और जो मदर का एग है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है डोनर के एग में ताकि फ्रेंड्स हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाए। एग सेम रहता है ओरिजिनल मदर का। फिर बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है और चाइल्ड प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक मदर फादर एंड अदर इज अ डोनर ऑफ एग, डोनर ऑफ अ हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जिससे एग निकाल दिया जाता है, इसलिए इसको हम 3 पेरेंट बेबीज बोलते हैं और यह एक इन वाइटो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती है। यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन हम देख लेते हैं जिसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रेंड्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल रहते हैं। अभी नॉर्थ यूरोपियन एनक्लोजर डैम भी बनाया जा रहा है आयरिश नॉर्थ सी के पास, जिसमें स्कॉटलैंड को कनेक्ट किया जा रहा है नॉर्वे से और फ्रेंड्स फ्रांस को कनेक्ट किया जा रहा है इंग्लैंड से। नॉर्थ सी की लोकेशन भी आप देख सकते हैं, बे ऑफ बिस्के जो फ्रांस और स्पेन को सेपरेट करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन और मोरक्को को कनेक्ट करता है, इंग्लिश चैनल भी आप देख सकते हैं सेपरेट करता है फ्रेंड इंग्लैंड और फ्रांस को, नॉर्वेजियन सी भी आप देख सकते हैं, बाल्टिक सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है रन करना है, और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बायोसिमिलर ड्रग से रिलेटेड है। कैंसर के लिए जो बायोसिमिलर ड्रग है ओगिब्री उसको अब अप्रूवल मिल गया है। एक इंडिया कंपनी है बायोकॉन वह प्रोड्यूस करेगी और यह अप्रूवल दे दिया है यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। बायोसिमिलर की बात करें तो यह जेनेरिक मेडिसिन से डिफरेंट होते हैं क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन में जो स्ट्रक्चर होता है ओरिजिनल मेडिसिन के रिस्पेक्ट में वह डिफरेंट होता है, लेकिन बायोसिमिलर में फ्रेंड्स एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होता है। केमिकल कंपोजिशंस की बात करें वही भी आइडेंटिकल होती है और जो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं बायोलॉजिकल मेडिसिन में या बायोसिमिलर में वह भी सेम रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल मेडिसिन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है। यूनियन गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन की मैन्युफैक्चरिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है और कर्नाटक की एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल पब्लिक कंपनी उसको ही अप्रूवल दिया गया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन ताकि फ्रेंड्स जो डोमेस्टिक मिसयूज है उसको रोका जा सके। गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन के बैन को इम्पोर्ट पर भी बैन लगाया है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो यह एक हार्मोन है जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रोड्यूस होता है बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि ब्रेन का पार्ट होता है, और यह जो हार्मोन है सिक्रेट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। एनिमल्स में भी यह नेचुरली प्रोड्यूस होता है। यूसेज की बात करें तो चाइल्ड बर्थ के दौरान इसका यूसेज किया जाता है पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग में भी यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रमोट्स द लैक्टेशन बाय मूविंग द मिल्क इनटू द ब्रेस्ट ड्यूरिंग फीडिंग। इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है बिकॉज इट इज़ रिलीज्ड नेचुरली ड्यूरिंग सेक्स। ऑक्सीटोसिन का फ्रेंड्स काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल्स, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ वेजिटेबल्स, एक्सीलरेट प्यूबर्टी अमंग ट्रैफिक गर्ल्स। इसी वजह से इसके मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगाया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट धूप से रिलेटेड है। बेसिकली ये विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI। ये एक नेशनल वाइड कैंपेन है दैट इज़ लॉन्च बाय FSSAI
along with NCERT, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड नॉर्थ MCD स्कूल्स, ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके रिगार्डिंग द कंजप्शन ऑफ विटामिन डी। जो फोर्टिफाइड फूड है फ्रेंड्स, उसके भी कंजप्शन को इंक्रीज किया जाएगा अमंग द स्कूल ऑनगोइंग चिल्ड्रन। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए प्रोजेक्ट धूप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन CNG से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट है दिल्ली में फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन एंड CNG बसेज है उनका ट्रायल जल्दी ही शुरू किया जाएगा। हाइड्रोजन CNG की बात करें तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हाइड्रोजन का ब्लेंड होता है। टिपिकली 80 to 50% हाइड्रोजन यूज़ की जाती है इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और यह एक व्हीकल फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन CNG के एडवांटेजेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंजन में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सेम सेट ऑफ इंजन को यूज़ किया जा सकता है, हाइड्रोजन CNG को यूज़ किया जा सकता है उसी इंजन में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो व्हीकल एमिशंस होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल CNG। तो अगर हाइड्रोजन CNG को यूज़ किया जाए तो लोअर सेट ऑफ व्हीकल्स एमिशन होते हैं, जैसे कार्बन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनमें 70% तक गिरावट देखने को मिलता है एमिशंस में, और हाइड्रोकार्बन के एमिशन में 15% तक गिरावट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ फ्यूल इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि यह इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है, और जो फ्यूल का कंजप्शन है वो 5 to 10% तक कम रहता है। अगर हम टेम्परेचर या लोड देखें, लोड बढ़ाने जैसे ही बढ़ाया जाता है तो थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, नेचुरल गैस की भी और हाइड्रोजन CNG की भी। इसलिए हाई लोड व्हीकल्स में यह काफ़ी यूज़ आता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिसर्च रिएक्टर्स से रिलेटेड है। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं और उनको रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, हम रिसर्च रिएक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। रिसर्च का मतलब हो गया एजुकेशन, ट्रेनिंग, रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन, इनके लिए अगर यूज़ किया जाए। पावर रिएक्टर्स में फ्रेंड्स जो कोर होता है उसको कूलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है विद द यूज़ ऑफ मॉडरेटर। तो मॉडरेटर की सहायता से जो न्यूट्रॉन्स हैं जो कोर से प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर लिया जाता है, ताकि पावर रिएक्टर्स हैं उनमें कोई एक्सप्लोजन देखने को ना मिले। लेकिन न्यूट्रॉन्स का फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन है वह भी काफ़ी है, इसलिए एक रिफ्लेक्टर्स का भी यूज़ किया जाता है रिसर्च रिएक्टर्स में, ताकि जो लॉस है न्यूट्रॉन्स का उसको भी कंट्रोल किया जा सके। एक रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा, उसका अपग्रेडेड वर्जन अप्सरा अपग्रेडेड को अभी ऑपरेशनल कर दिया गया है वाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन थ्रोम्बे, मुंबई। अप्सरा अपग्रेडेड को इंडिजिनियसली बनाया गया है फ्रेंड्स। यह एक अपग्रेडेड वर्जन है अप्सरा का, जो कि फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर था पूरे एशिया में, और 1956 में उसको ऑपरेशन किया गया था, लेकिन 2009 में इसको शट डाउन कर दिया गया है। अब उसका अपग्रेडेड वर्जन ऑपरेशन किया गया है। इस रिएक्टर्स में लो एनरिच्ड यूरेनियम का फ्यूल यूज़ किया जाता है। सिंस न्यूट्रॉन फ्लक्स काफ़ी प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनका इंडिजिनियस प्रोडक्शन किया जाएगा फॉर मेडिकल पर्पस, और यह जो रेडियो आइसोटोप्स का प्रोडक्शन है वो 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। अदर रिएक्टर्स की अगर हम बात करें, यह एक कामनी रिएक्टर्स है जिसको हम कलपक्कम मिनी भी बोलते हैं। यह पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा रिएक्टर है जो कि 233 यूरेनियम फ्यूल को यूज़ करता है, और यह यूरेनियम फ्यूल थोरियम फ्यूल साइकिल से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है ध्रुवा, जो कि फ्रेंड्स वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही लोकेटेड है इन ट्रोम्बे। यह भी एक रिसर्च रिएक्टर है, और यह इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ध्रुवा इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर है। देन कम्स कामिनी, और अभी अब अप्सरा एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसको इंडिजिनियसली बनाया जा रहा है, और लो एनरिच्ड यूरेनियम एज अ फ्यूल उसमें उपयोग किया जा रहा है। इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है इंडिया का। स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। मींस जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और प्लूटोनियम 239 एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 235 जो फिसाइल यूरेनियम है उसकी जो कंपोजिशन है वो सिर्फ 0.7% यूज़ की जाती है, और रेस्ट यूरेनियम
238 को उपयोग किया जाता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज बोलते हैं। बेसिकली इस स्टेज में मोर फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है देन इट कंज्यूम। हमने देखा था फर्स्ट स्टेज में जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है उसमें प्लूटोनियम 239 एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। और सेकंड स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में कुछ प्रोपोर्शन जो प्लूटोनियम 239 है उसको यूज़ किया जाता है विद नेचुरल यूरेनियम और रीप्रोसेस करके मिक्स आयोडाइड प्रोड्यूस किया जाता है। प्लूटोनियम 239 से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, वाइल जो यूरेनियम 238 है उसको यूज़ किया जाता है मिक्स आयोडाइड में, मतलब मिक्स आयोडाइड में जो प्रेजेंट रहता है यूरेनियम 239 उसको फर्दर प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है मोर फ्यूल यूज़ किया जाता है देन दे कंज्यूम, इसलिए इसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बोलते हैं। मतलब वो ब्रीड करते हैं मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम। इंडिया में अभी पहला जो इंडिजियसली डिज़ाइंड प्रोटोटाइप था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का एक कलपक्कम, उसने अभी क्रिटिकलिटी अचीव कर ली थी। इसका मतलब है कि द रिएक्टर इज़ फुली ऑपरेशनल एंड सेफ। स्टेज 3 फ्रेंड थोरियम बेस्ड रिएक्टर होती है जिसको हम एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें थोरियम फ्यूल यूज़ किया जाता है। थोरियम फ्यूल या थोरियम 232 से एक आइसोटोप तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन। वो आइसोटोप होता है यूरेनियम 233 और यूरेनियम 233 को ही फ्यूल की तरह उपयोग किया जाता है। तो अल्टीमेटली थर्ड स्टेज को फ्यूल करने के लिए हमको नेचुरली अकरिंग थोरियम की ज़रूरत पड़ती है। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं। पर्पस वही होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और प्लूटोनियम प्रोडक्शन। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में भी फ्रेंड्स प्लूटोनियम प्रोडक्शन होता है। कूलेंट हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम या मोल्टन सोडियम का उपयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मॉडरेटर अगर हम देखें फास्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में तो मॉडरेटर भी हैवी वाटर की तरह उपयोग किया जाता है और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किसी भी मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल को ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है। फ्यूल अगर बात करें प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में तो यूरेनियम डाइऑक्साइड और मेटल का उपयोग किया जाता है, वेयर एज इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम डाइऑक्साइड और यूरेनियम डाइऑक्साइड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। एनरिचमेंट लेवल की बात करें तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में कोई एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में प्लूटोनियम 239 और प्लूटोनियम 235 के वेरियस मिक्सचर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन साइकिल से रिलेटेड है। अभी इंडियन साइंटिस्ट ने सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को डेवलप किया है यूजिंग ब्रेटन टेस्ट लूप फैसिलिटी, ताकि फ्रेंड्स जो फ्यूचर पावर प्लांट्स हैं उनके लिए क्लीन एनर्जी को जनरेट किया जा सके। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद 31 डिग्री सेल्सियस के बाद और क्रिटिकल प्रेशर के बाद ट्वाइस डेंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टीम। तो क्रिटिकल प्रेशर है वो 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेयर एज क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और यह डेंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टीम, इसलिए यह जो एफिशिएंसी है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वह बढ़ा देती है, मोर हीट कैरी करती है और जो टरबाइन है उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसलिए अगर हम स्टीम की जगह सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करें तो मोर पावर जनरेट हो सकती है। ब्रेटन साइकिल से यहाँ का मतलब है थर्मोडायनेमिक साइकिल, जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट हीट एडिशन और रिजेक्शन यूज़ किया जाता है टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करने के लिए, और उसी ब्लेड को से फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्राफीन बेस्ड बैटरी मटेरियल से रिलेटेड है। साइंटिस्ट ने अभी इस ग्राफीन बेस्ड बैटरी मटेरियल को डेवलप किया है और यह इसकी जो चार्जिंग स्पीड है फ्रेंड्स वो 5 टाइम्स फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। ग्राफीन की बात करें तो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, यह 2D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है एंड अरेंज्ड इन एन हेक्सागोनल लेटिस, या मधुमक्खी की छत्ती की तरह यह अरेंज्ड रहता है। यह वेरी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है स्टील और नियरली ट्रांसपेरेंट भी होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इट इज़ इम्परमिएबल टू गैसेस।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेस्ट बेयाना एंड लोकार्नो एग्रीमेंट से रिलेटेड है। इंडिया ने अभी इन एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। यह एग्रीमेंट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन है पेटेंट्स के लिए उसका पार्ट है। नाइस एग्रीमेंट को 1957 में साइन किया गया था और यह डील करता है विद द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क्स एंड सर्विसेज मार्क्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किया गया है इस एग्रीमेंट के अनुसार फॉर पेटेंट राइट्स। नेक्स्ट है लोकार्नो एग्रीमेंट को 1968 में साइन किया गया था। यह क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेट करता है। और वियना एग्रीमेंट को 1973 में साइन किया गया था। दिस रिलेट्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्क्स और फिगरेटिव एलिमेंट जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैकडोनाल्ड में एम यूज़ किया जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वियना एग्रीमेंट के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो टाइमलाइन आपको याद रखनी है, तो और कौन सा एग्रीमेंट किस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, एक एक्ट है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन 1971 का। इसको स्टार वॉर्ग एग्रीमेंट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। इस पेटेंट का यूज़ किया जाता है टू क्लासीफाई पेटेंट्स एंड यूटिलिटी मॉडल्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी एरिया के हिसाब से या डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। पेटेंट का क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन के एक्ट के हिसाब से किया जाता है। इंडिया ने भी इस ट्रीटी को साइन किया है, स्टैनबर्ग एग्रीमेंट, और इंडिया में भी यह इम्प्लीमेंट हो चुका है फ्रॉम सितंबर 7, 2019। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ पेटेंट को 1971 में बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ स्टारबर्ग एग्रीमेंट। स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन से रिलेटेड है। जापान और इसरो के बीच में यह जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। यह साउथ पोल रीजन में ऑपरेट करेगा। यह मिशन 2023 के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग व्हीकल है H3 रॉकेट, और जो पूरा मास है वो 6 टन से ज़्यादा मास है, लॉन्चिंग मास। लेकिन जो पेलोड मास है लैंडर रोवर ऑर्बिटर का वो 350 किलोग्राम है। ऑर्बिटिंग पीरियड फ्रेंड्स या ऑपरेशन पीरियड 3 मंथ्स तक रहेगा इस मिशन का। और हमने देखा लैंडिंग साइट है साउथ पोल रीजन ऑफ मून का एक्सप्लोर किया जाएगा। मेजर इक्विपमेंट जो इस मिशन में रहेंगे वह वाटर डिटेक्टर रहेंगे साउथ पोल रीजन में, साइंस इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वायरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो जॉइंट पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है वो जापान और इंडिया के बीच में है और इसको 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा H3 रॉकेट की सहायता से। मिशन के डिटेल्स के बारे में देखें तो 2017 में यह जॉइंट मिशन को कॉन्सेप्शलाइज किया गया था। इसमें लैंडर और रोवर है। लैंडर भारत के द्वारा फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट या डेवलप किया जाएगा और रोवर जापानीज़ की स्पेस एजेंसी डेवलप करेगी। यह मिशन लास्ट फॉर अबाउट 6 मंथ। 3 मंथ्स का तो पीरियड इमेजिन किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 6 मंथ तक यह मिशन काम करेगा। और जो सनलाइट का जो मून का साउथ पोलर रीजन है जहाँ पर सन की रेस कॉन्स्टेंटली पहुँचती है, वहाँ पर इसको लैंड किया जाएगा। रोवर उन एरियाज़ को फ्रेंड्स ऑब्जर्व करेगा जहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो सकता है। अगर वह डिटेक्ट करता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन को, तो रोवर क्या करेगा, उस एरिया की खुदाई भी चालू कर सकता है टू फर्दर कलेक्ट सैंपल। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ H3 रॉकेट। मून का साउथ पोल इतना स्पेशल क्यों है? अगर हम सन की रेस देखें तो इंक्लाइंड पोजीशन पर इंसिडेंट रहती हैं मून्स के साउथ पोल पर। इसी वजह से जो क्रेटर्स हैं उनके बीच में शैडो पड़ती है, तो सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। इसलिए वहाँ पर जो मटेरियल प्रेजेंट है, ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंसाइट हमको दे सकता है। जो परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि उनमें 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हो सकता है। इन क्रेटर्स में या साउथ पोल में ट्रेसेस पाए गए हैं हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी एंड सिल्वर के, और यह एक एसेंशियल रिसोर्सेज का सोर्स भी हो सकता है। इसलिए मून्स के साउथ पोल पर ज़्यादातर एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स लिडार से रिलेटेड है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अभी यूके के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक हिस्टोरिक साइट को
आइडेंटिफाई किया है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के बारे में अगर हम जानें तो यह एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें लाइट को यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेज़र टू मेज़र सर्टेन डिस्टेंसेस। जो लाइट पल्सेस हैं उनको अदर डाटा के साथ कंबाइन किया जाता है टू जनरेट प्रिसाइज एंड 3D इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ अर्थ एंड इट्स करेक्टरिस्टिक। मतलब अगर हिल है फ्रेंड्स तो लेज़र इम्पल्स, अगर लेज़र उस पर इंसिडेंस की जाती है तो वो जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन कंपेरिजन टू एनी क्रेटर। इससे क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल रहता है और टाइम डिफरेंस की सहायता से हाइट को मापा जा सकता है। इसलिए 3D इंफॉर्मेशन, 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है सरफेस एरियाज़ की। इसलिए यह एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें लेज़र की सहायता से डिस्टेंसेस को मेज़र किया जा सकता है। यह सिमिलर होता है रेडार और सोनार के। रेडार में रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है और सोनार में साउंड वेव्स का उपयोग किया जाता है। जो रेडार इंस्ट्रूमेंट है उसमें लेज़र रहता है, एक स्कैनर रहता है और GPS रिसीवर भी रहता है। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में लेडार डाटा को काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट और मैपिंग प्रोफेशनल भी लेडार सिस्टम को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं ताकि नेचुरल और जो मेन मेड एनवायरनमेंट है उनको बेहतर तरीके से एग्जामिन किया जा सके विथ प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एप्लीकेशंस की बात करें तो लैंड यूज़ मैनेजमेंट में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर, जो जियोलॉजिकल मैपिंग, वाटर सेट एंड रिवर सर्वेस को जनरेट करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में लेडार का यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, एज वेल एज इन एग्रीकल्चर। तो लेडार की सहायता से फ्रेंड्स 3 डायमेंशनल जो टोपोग्राफी है उसको जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स क्वांटम सैटेलाइट से रिलेटेड है। अभी चाइना ने वर्ल्ड की पहली क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट्स को लॉन्च किया इन 2016। इसको क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल। यह चाइना का रिसर्च प्रोजेक्ट है इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। यह जो मीकस सैटेलाइट है इसमें यूज़ किया जाएगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अब हम जान लेते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स क्वांटम फिजिक्स के लॉज पर बेस्ड है। क्वांटम फिजिक्स में मॉलिकुलर लेवल और सब एटॉमिक लेवल पर काम किया जाता है, मीन्स माइक्रो लेवल पर काम किया जाता है, वेयरएज क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रो लेवल पर काम किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो बाइनरी 0 और 1 यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, वेयरएज क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स को यूज़ किया जाता है। क्वांटम प्रिंसिपल्स हैं उनमें ऐसे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को जनरेट किया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग एंड मैकेनिज्म। एप्लीकेशन क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, सबसे पहला तो क्वांटम कंप्यूटिंग ही है जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और हम स्पेसिफिक फील्ड की बात करें तो एक्सीलरेटेड ड्रग डेवलपमेंट में इसका उपयोग किया जा सकता है, नेविगेशंस के फील्ड में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वांटम मेट्रोलॉजी की बात करें तो एयरक्राफ्ट की जो डेथ कैपेबिलिटी है या स्टील्थ कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकता है, सबमरीन्स की भी डेथ कैपेबिलिटी या स्टील्थ कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन में क्वांटम मेट्रोलॉजी काफ़ी काम आती है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसलिए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है क्वांटम टेक्नोलॉजी का। आपको यह याद रखना है माइक्रो या सब एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर क्वांटम टेक्नोलॉजी वर्क करती है। जो क्वांटम सुप्रीमेसी वर्ड है वह डिनोट करता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वह मैथमेटिक कैलकुलेशंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। अगर हम रिसेंटली बात करें तो गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है साइकोमोर, उसने सिर्फ 200 सेकेंड में एक कैलकुलेशन को सॉल्व किया था और वही कैलकुलेशन जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है समिट नियरली 10,000 ईयर्स लगा था सॉल्व करने में। तो क्वांटम सुप्रीमेसी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स लिथियम इन स्टार्स से रिलेटेड है। उससे पहले आपको स्टार्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्टार्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है। सभी गैलेक्सीज हुए, स्टार्स हुए, प्लैनेट्स हुए, सभी का जन्म फ्रेंड्स नेबुला से होता है जिसको हम प्रोटो स्टार्स के नाम से भी जानते हैं। यह अर्लीस्ट स्टेज होती है। डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ नेबुला सन लाइक स्टार्स, लार्ज स्टार्स या जियंट स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। अगर मास 1.5
टू 5 टाइम्स होता है सन के तो लार्ज स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, और वहीं अगर 6 टाइम्स से ज़्यादा हो तो जॉइंट स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। लार्ज स्टार्स और जॉइंट स्टार्स रेड सुपर जॉइंट बनाते हैं। रेड सुपर जॉइंट में ही सुपरनोवा एक्सप्लोशन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोशन के बाद फ्रेंड्स न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो जाता है। सन लाइक स्टार्स अगर हो नेबुला के बाद तो उसमें जेंट स्टार फॉर्मेशन होता है। फिर हमको वाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ देखने को मिलती है। लिथियम के बारे में बात करें तो स्टार्स अभी एज पर अंडरस्टैंडिंग ऐसा माना जाता है कि जैसे ही वो इवॉल्व होते हैं रेड जेंट में या सुपर जेंट में तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं लिथियम को। लेकिन अगर प्लैनेट्स की बात करें तो स्टार्स से ज़्यादा लिथियम कंपोजिशन रहता है। जैसे अर्थ और सन के ही पेयर में ले लें तो अर्थ पर फ्रेंड ज़्यादा लिथियम प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू सन। लेकिन अगर हम अदर मिनरल्स की बात करें, अदर एलिमेंट्स या मिनरल्स की बात करें तो जो उनकी क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है रेगुलरली। लेकिन जो लिथियम ऐसा एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में जिसकी वैल्यू सिर्फ 4 टाइम्स ही है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल बिग बैंग वैल्यू। लेकिन अभी ऐसे कुछ स्टार्स फाउंड किए गए हैं जहाँ पर जो लिथियम कंटेंट है वो काफ़ी रिच पाया गया है। इसलिए जो अर्लियर अंडरस्टैंडिंग थी विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स उससे यह कॉन्ट्रडिक्ट करता है। रिसेंट रिसर्च के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि जब भी स्टार्स ग्रो होते हैं बियॉन्ड देयर रेड जियांट स्टेज, जब भी हमने देखा व्हेन दे ग्रो बियॉन्ड देयर रेड जियांट स्टेज इनटू रेड क्लम्प स्टेज, तब वहाँ पर लिथियम का प्रोडक्शन होता है। जो मैकेनिज्म है उसको हीलियम फ्लैश का नाम दिया गया है। हीलियम फ्लैश लेटर स्टेज में देखने को मिलता है स्टार्स के एवोल्यूशन में। हीलियम फ्लैश में जो हीलियम होती है वो कोर के अराउंड एक्यूमुलेट होती जाती है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर प्रेशर है वो राइज हो जाता है और यहीं हमको लिथियम का प्रोडक्शन देखने को भी मिलता है। इसी वजह से कुछ स्टार्स को भी फाइंड किया गया है हैविंग लिथियम रिच सरफेस। इस स्टेज को फ्रेंड्स रेड क्लम्प स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रीम हीलियम स्टार से रिलेटेड है। अभी सिंगली आयोनाइज्ड फ्लोरीन का प्रेजेंस डिटेक्ट किया गया है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सट्रीम हीलियम स्टार। एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स की बात करें तो यह लो मास सुपरजायंट स्टार होते हैं जिनमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन सरफेस पर हीलियम काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। जो मेजोरिटी स्टार्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें अगर देखें तो ज़्यादातर हाइड्रोजन रहता है, नियरली 70% ऑफ देयर मास हाइड्रोजन रहती है। लेकिन एक्सट्रीम हीलियम स्टार पे हाइड्रोजन ना होकर फ्रेंड सरफेस पर हीलियम अबंडेंस में रहती है। जो एक्सट्रीम हीलियम स्टार हैं वह बड़े होते हैं और हॉट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। अगर सन से भी देखें तो सन से भी इनका मास कम होता है, लेकिन फिर भी इनकी जो एनर्जी है या हॉटनेस है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साउथ अटलांटिक एनोमोली से रिलेटेड है। अभी नासा के डाटा ने यह शो किया है कि जो साउथ अटलांटिक एनोमोली है दैट इज़ शिफ्टिंग या स्प्लिटिंग वेस्टवर्ड। साउथ अटलांटिक एनोमली की अगर हम बात करें तो यह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में यूजुअली वीक पॉइंट होते हैं। जो वीक पॉइंट होते हैं यह सदर्न रीजन पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, साउथ अमेरिका और सदर्न अटलांटिक ओशियन, इसलिए इसका नाम साउथ अटलांटिक एनोमली रखा गया है। इस वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सन्स के चार्ज पार्टिकल होते हैं वह अर्थ सरफेस के ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। रिसेंट डाटा ने यह शो किया है कि जो साउथ अटलांटिक एनोमली है दैट इज़ स्प्लिटिंग एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग वेस्टवर्ड, और दो लोब्स में स्प्लिट हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ज़्यादा वीकनिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो सोलर फ्लेयर्स हैं या सन प्लाज्मा की वजह से जो सोलर फ्लेयर्स आते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे सैटेलाइट्स को। जैसे लो अर्थ सैटेलाइट है फ्रेंड्स, अगर वो साउथ अटलांटिक एनोमली रीजन से गुजरती हैं तो सन के पार्टिकल्स उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट या परमानेंट डैमेज भी हो सकता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो फ्रेंड्स लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्रेजेंट है, उसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है साउथ अटलांटिक एनोमली की वजह से। साउथ अटलांटिक जो एनोमली है वो दो फीचर्स की वजह से होती है।
एक तो जो टिल्ट है मैग्नेटिक एक्सिस का उसकी वजह से होता है, एंड नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल्स विद इन द आउटर कोर। तो आउटर कोर में जो मोल्टन मेटल्स फ्लो हो रहे हैं उसमें उसकी वजह से भी फ्रेंड्स डिप देखने को मिल सकता है। अभी तक कोई ऐसा खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है इस प्रोसेस का ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करता है सन के पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल के, या तो उनको फ्रेंड्स रिपेल कर देता है या ट्रैप कर लेता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर उसमें वीक पॉइंट डेवलप हो जाएंगे तो इंटरफेरेंस हो सकता है सैटेलाइट से। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही होगा, इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द मेटालिक एज वेल एज द लिक्विड आउटर कोर जो कि अर्थ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर से रिलेटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इन स्पेस नाम से बोला जा रहा है। गवर्नमेंट ने अभी इस एंटिटी को बनाया है ताकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सके इन वाइड रेंज ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर का जो फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर किया गया है। इस सेंटर की एक चेयरपर्सन भी होगा और एक पार्टिकल बोर्ड होगा टू असिस्ट इस फंक्शनिंग। इसका काम होगा टू रेगुलेट एंड प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ रूटीन सैटेलाइट्स, रॉकेट्स एंड ऑल्सो द कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज। और यह सब जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर या इंडियन इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स की सहायता से भी अब किया जाएगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इस एजेंसी का निर्माण किया है इन स्पेस। इस एजेंसी के फ्रेंड्स खुद एक डायरेक्टरेट्स होंगे फॉर टेक्निकल, लीगल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड एक्टिविटीज़ प्रमोशन। यह जो इन स्पेस है एक इंटरफेस की तरह काम करेगा बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट पार्टीज और इसरो के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करेगा ताकि जो इंडिया के स्पेस रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सके और इंडिया की स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाया जा सके। यह फ्रेंड्स इसरो के पैरेलल और ऑटोनोमस काम करेगा। तो इंडियन स्पेस एंड ऑथराइजेशन सेंटर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बूस्टअप करेगा। इट विल एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट पार्टीज ताकि इंडिया के स्पेस रिसोर्स को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और जो स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा सके। यह इसरो के फ्रेंड्स पैरेलली काम करेगा। इन स्पेस भले ही फ्रेंड्स एक ऑटोनोमस और पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है इसरो की, फिर भी इसरो के पास यह पावर है कि वह डिसाइड करेगा कौन कौन से मिशन को अंडरटेक करना है। जो भी ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा वो इन स्पेस पूरा करेगी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यह सेकंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ने प्रीवियस लास्ट 2 ईयर्स में बनाई है। इससे पहले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाया गया है। यह सेकंड कमर्शियल आर्म है इसरो की और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 2019 के बजट में अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्पेस ब्रिक्स से रिलेटेड है। अभी इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु के साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्पेस ब्रिक्स को बनाने की एक टेक्निक को ईजाद किया है ऑन द लूनर सरफेस, मतलब मून के सरफेस पर स्पेस ब्रिक्स को बनाने की प्रोसेस को बनाया है इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इस प्रोसेस में यूरिया को ड्राइव किया जाएगा ह्यूमन यूरिन से और उसको मिक्सअप किया जाएगा लूनर सॉइल के साथ ताकि स्ट्रक्चर्स को बनाया जा सके और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को स्पेस ब्रिक्स का नाम दिया गया। इन स्पेस ब्रिक्स को असेंबल किया जाएगा ताकि हैबिटेशंस के लिए हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे मून सरफेस पर इन फ्यूचर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड SPT 041847 से रिलेटेड है। यह बेसिकली एक कोड वर्ड है गैलेक्सी का जो अभी मिल्की वे गैलेक्सी से 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर पाई गई है। गैलेक्सी की बात करें देन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार, गैस एंड डस्ट बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। सन हुआ और जितने भी हमारे प्लेनेट हैं वह मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट हैं। डिस्टेंस गैलेक्सी को इसलिए स्टडी किया जाता है ताकि हम यह बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकें कि गैलेक्सी किस तरह से फॉर्म हुई थी आफ्टर द बिग बैंग। जो ड्रॉप प्लैनेट है फ्रेंड सीरस, उसको एक अभी नया स्टेटस दिया गया है ओशियन वर्ल्ड का। साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है कि जो सीरस है उसके सरफेस पर वाटर प्रेजेंट है, सॉल्ट वाटर,
जिसको हम ब्रायन भी बोलते हैं, इसलिए उसको ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। सेरस की अगर हम बात करें तो यह एक डॉग प्लैनेट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वहाँ पर यह प्रेजेंट है। क्राइटेरिया क्या होता है डॉग प्लैनेट का? सबसे पहले वह ऑर्बिट करना चाहिए सन के अराउंड। नेक्स्ट है इट मस्ट नॉट बी अ सैटेलाइट और एनी प्लैनेट। जो थर्ड कंडीशन है इट हैज़ नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और जो फोर्थ कंडीशन है दैट इट इज़ स्पेरिकल इनफ, मतलब उसका मास इतना हो कि वो स्पेरिकल हो जाए। अगर प्लैनेट की क्राइटेरिया की बात करें तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें फ्रेंड्स एडिशनल कंडीशन जुड़ जाती है कि इट शुड क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, तब वह प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन डॉग प्लैनेट में अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो वो डॉग प्लैनेट की कैटेगरी में आ जाता है। इट हैज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, तो उसको डॉग प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉमेट न्यूवाइस से रिलेटेड है। अभी नासा ने इस पर्टिकुलर कॉमेट को स्पॉट किया है विद द हेल्प ऑफ न्यूवाइस टेलीस्कोप। कॉमेट की बात करें तो यह इंडस्ट्री स्नोबॉल्स होते हैं विच ऑर्बिट अराउंड द सन। जो इनकी टेल होती है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। इनकी कंपोजिशन की बात करें तो दे आर मेड ऑफ आइसिस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन एंड ऑल्सो मिक्सड विद डस्ट। यह जो कॉमेट्स मटेरियल है यह फॉर्म हुए थे जब हमारा सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोस से रिलेटेड है। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। एस्ट्रोस की यह बेसिकली एक नासा का न्यू मिशन है जिसमें एक टेलीस्कोप को भेजा जाएगा ऑन अ लार्ज बैलून जो कि एक फुटबॉल स्टेडियम साइज का होगा। इस बैलून की सहायता से फ्रेंड्स जो इनविजिबल लाइट है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा और यह जो बैलून है वो स्ट्रेटोस्फीयर तक भेजा जाएगा। इसलिए इस मिशन का नाम है एस्ट्रोस एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट अ सब मिलीमीटर वेवलेंथ। इस मिशन में यह फाइंड आउट किया जाएगा कि जो जायंट स्टार्स हैं वो गैलेक्सी में किस तरह से फॉर्म होते हैं। इस मिशन को दिसंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका से इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। एस्ट्रोस मिशन नासा का मिशन है। इसमें फ्रेंड्स बैलून को भेजा जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में ताकि जेंट स्टार के फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इंडियाज़ फर्स्ट इन ऑर्बिट डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। यह फ्रेंड्स रियल टाइम अर्थ कवरेज प्रोवाइड करेगा ग्लोबल कम्युनिटी को और इस ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर नैनो सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि जो डेब्रिस है ऑर्बिट्स में उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर और ट्रैक किया जा सके। इसलिए ये इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी को हेल्प करेगा कि जो स्पेस डेब्रिस है उसको मैप किया जाए, ट्रैक किया जाए और मिनिमाइज किया जा सके जो भी थ्रेट होता है स्पेस डेब्रिस की वजह से टू फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस। इंडिया ने फ्रेंड्स यह फर्स्ट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। इसको बनाया गया है दिगंतरा के द्वारा जो कि इंडिया की पहली स्पेस सर्वेलेंस कंपनी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से रिलेटेड है। इस ऑर्बिटर ने अभी एक इन्फॉर्मेशन बताई है कि जो मून का सरफेस है वो काफ़ी मेटेलिक हो चुका है देन बिफोर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब सरफेस है मून का मीन्स मून की जो विनीत लेयर है मून के सरफेस के उनमें ग्रेट क्वांटिटी ऑफ मेटल्स प्रेजेंट है सच एज आयरन एंड टाइटेनियम। इसका मतलब यह भी हो सकता है फ्रेंड्स के अर्थ की क्रस्ट में कम अमाउंट है आयरन ऑक्साइड का देन मून। लेकिन अगर हम मून के ओरिजिन की थ्योरी देखें तो स्प्लिट्स थ्योरी के हिसाब से कि मार्स साइज का एक प्रोटो प्लैनेट था वो अर्थ से कोलाइड हुआ था नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और इसी की वजह से जो अर्थ का कुछ मास है वो सेपरेट होकर मून का फॉर्मेशन हुआ है उसी से। लेकिन अगर फ्रेंड्स नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की माने तो मून के सरफेस पर मोर मेटल है देन बिफोर। तो इसका मतलब यह है कि यह जो पॉपुलर थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ मून उसको चैलेंज करता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल से रिलेटेड है। ब्लैक होल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यह जो ब्लैक कलर का
सेंटर में जो मैटर है उसकी इनफाइनाइट डेंसिटी मानी जाती है। इसको सिंगुलरिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इवेंट होराइजन आता है। यह ऐसा रीजन होता है ब्लैक होल से जहाँ पर एनर्जी और मैटर अगर आ जाएं तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। रिलेटिविस्टिक जेट, जो वाइट कलर से आप रेडिएशन देख रहे हैं, वह बेसिकली स्टार्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। जो भी स्टार्स ब्लैक होल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो वह रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं एट अ नियर स्पीड ऑफ लाइट। यह जेट के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड फोटोन स्फीयर। जो फोटोन एमिटेड रहते हैं हॉट प्लाज्मा की वजह से, वह ब्राइट रिंग का फॉर्मेशन बनाते हैं। इसी को हम फोटोन स्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है एक्रीशन डिस्क। एक्रीशन डिस्क में जो सुपर हीटेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वह रिवॉल्व करते हैं ब्लैक होल के आसपास, और यही जो डस्ट पार्टिकल हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्लैक होल्स की बात करें तो मेनली इवेंट होराइजन आपको याद रखना है, ऐसा रीजन जहाँ से मैटर और एनर्जी रिटर्न नहीं कर सकती। ब्लैक होल की बात करें तो यह ऐसी प्लेस होती है स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो मैटर है दैट इज़, ऐसा माना जाता है, दैट इज़ ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी। जो हमने सिंगुलरिटी देखा था वही वो मैटर होता है। ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन की बात करें तो जब हमने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखा था तब भी हमने देखा था जब भी फ्रेंड्स जो नेबुला का मास सफिशिएंट होता है या 3 टाइम्स से ज़्यादा होता है ऑफ सन, तो ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। नेबुला के बाद फ्रेंड्स लार्ज स्टार्स बनते हैं। उसके बाद रेड सुपरजायंट बनते हैं। रेड सुपरजायंट के बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार, फिर ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में ब्लैक होल्स की थ्योरी दी थी और 1916 में ही फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी गई थी जहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की गई थी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अभी रिसेंटली 2019 में नासा के इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स की सबसे पहली इमेज निकाली है, जिसको अभी हमने देखा भी था। फ्रेंड्स प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स क्या होते हैं? प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स ऐसे टाइप होते हैं ब्लैक होल्स के जिनका फॉर्मेशन रेडिएशन की कोलैप्सिंग की वजह से होता है। जनरली अगर हम ब्लैक होल्स की बात करें, जब मैसिव स्टार्स कोलैप्स होते हैं तब ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स जब रेडिएशन कोलैप्स होते हैं तब यह फॉर्म होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हॉट बिग बैंग फेज चल रहा था जब प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हुआ था, और इनका साइज काफ़ी वेरी करता है। दे कैन बी लार्ज एज 3000 किलोमीटर इन रेडियस एंड कैन ऑल्सो बी स्मॉल लाइक एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बाइनरी ब्लैक होल मर्जर क्या होता है फ्रेंड्स? बाइनरी ब्लैक होल मर्जर का मतलब है तब दो ब्लैक होल्स क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं एक दूसरे में। अभी तक जितनी डिस्कवरी हुई है बाइनरी ब्लैक होल मर्जर की, वह कंपेरेबल मास जो ब्लैक होल्स हैं, दो ब्लैक होल्स उनके बीच में हुआ है। तब भी ऐसा होता है फ्रेंड्स तो इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से जानते हैं। अभी फ्रेंड रिसेंटली GW190-412 बाइनरी ब्लैक होल मर्जर को ऑब्जर्वेशन किया गया। बाइनरी ब्लैक होल मर्जर जो ऑब्जर्वेशन किया गया इसका नाम GW190-412 रखा गया है। इस मर्जर में फ्रेंड्स ऐसे ब्लैक होल्स इन्वॉल्व हैं जिनका जो मास है वो डिफरेंट है। अभी तक ऐसे मर्जर को देखा गया था जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ जो मास है ब्लैक होल्स का वह इन्वॉल्व था, लेकिन इस मर्जर में डिफरेंट अमाउंट ऑफ ब्लैक होल्स हैं जिनका डिफरेंट मास है वह इन्वॉल्व है। जो प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं फ्रेंड्स, इस स्टडी में यह भी कंफर्म किया गया है कि जो प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स थे दे वर बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ टाइनी बम्प इन द पोटेंशियल एनर्जी लेवल ऑफ यूनिवर्स। जो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ऑफ यूनिवर्स थी उस टाइम पे जब इट वॉज व्हेन आफ्टर द बिग बैंग व्हेन इट वॉज रैपिडली एक्सपेंडिंग, तो उस टाइम फ्रेंड जो बम्प देखने को मिला था तब प्रीमोर्डियल ब्लैक होल का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सन स्पॉट साइकिल से रिलेटेड है। अभी कोलकाता रिसर्चर्स ने सन स्पॉट साइकिल्स के बारे में बताया है, क्योंकि सन स्पॉट्स को डिटेक्ट किया गया है और यह न्यू स्पॉट साइकिल को डिनोट करता है। सन स्पॉट बेसिकली ऐसे स्पॉट होते हैं सन के सरफेस पर जो कि डार्क इन कलर रहते हैं। इसका मतलब है जो इनका टेम्परेचर रहता है दैट इज़ कूलर देन द एडजॉइनिंग एरिया। कुछ पैचेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सन के सरफेस पर इतना ज़्यादा होते हैं कि जो टेम्परेचर रहता है सन का वो सन के सरफेस के अंदर ही रखते हैं। दे प्रिवेंट इट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। इसलिए हमको कुछ ऐसे एरियाज़ में डार्क स्पॉट अपीयर होते हैं, उन्हीं को हम सन स्पॉट्स कहते हैं। सन स्पॉट एक्टिविटी अर्थ के क्लाइमेट से भी रिलेट की गई है। 1645 से लेकर 1715 के पीरियड के बीच में जो सन स्पॉट एक्टिविटी थी वो मिनिमम थी। इसी फिनोमिना को हम मॉन्डर मिनिमम के नाम से जानते हैं। और यह पीरियड फ्रेंड्स जो अर्थ का टेम्परेचर था वो काफ़ी कोल्ड था, उसी टाइम पर सन स्पॉट की जो एक्टिविटी थी वह भी काफ़ी कम थी। इसलिए सन स्पॉट एक्टिविटी को क्लाइमेट ऑन अर्थ से रिलेट किया जाता है। सन स्पॉट साइकिल क्या होते हैं वही भी देख लेते हैं। सन स्पॉट साइकिल बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन सन सरफेस उसको डिनोट करता है। यह साइकिल सोलर साइकिल से कोइंसिडेंट करती है और 11 ईयर्स ऑन एन एवरेज सन स्पॉट साइकिल का टाइम निर्धारित किया गया है। मीन्स 11 ईयर ऑन एन एवरेज जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम और मिनिमम हो जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक 24 सच साइकिल्स को आइडेंटिफाई किया है। जो रिसेंटली एंडेड साइकिल थी वो 2019 में एंड हुई है और जो अभी सन स्पॉट्स देखे गए हैं फ्रेंड्स वो 25th साइकिल्स को डिनोट करता है कि 25th साइकिल शुरू हो चुकी है। जो सोलर एक्टिविटीज़ है वो हमारे वेदर कंडीशन पर भी इम्पैक्ट करती हैं। सैटेलाइट्स हुई, GPS हुए तो इनको भी इम्पैक्ट करती हैं। सन स्पॉट साइकिल को पहली बार 1843 में डिस्कवर किया गया था बाय जर्मन एस्ट्रोनॉमर सैमुअल हेनरिच वावे। कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं फ्रेंड्स सोलर साइकिल से, जैसे कि सोलर मिनिमम। सन की बात करें तो 11 ईयर्स ऑफ साइकिल्स देखी जाती है ऑन एन एवरेज। तब मैक्सिमम सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम देखने को मिलता है। सोलर मैक्सिमम का मतलब है सन स्पॉट, सन फ्लेयर्स, जो क्लाउड्स रहते हैं इलेक्ट्रिफाइड गैस के वो सबसे ज़्यादा निकलते हैं सन के सरफेस से बाहर, इसलिए इसको सोलर मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है। सोलर मिनिमम वह पीरियड होता है जहाँ पर सन स्पॉट साइकिल्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है ड्यूरिंग फॉर डेज एट अ टाइम। इसकी वजह से कुछ हेल्थ रिस्क भी हो सकती है एस्ट्रोनॉट्स को जो ट्रैवल करते हैं स्पेस में, क्योंकि जो सन्स मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो वीकन हो गया है तो जो कॉस्मिक रेस आती हैं इंटरस्टेलर स्पेस से उससे लेस शील्डिंग प्रोवाइड करेगा एस्ट्रोनॉट्स को। तो सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम बेसिकली जो सन स्पॉट्स की 11 ईयर्स की साइकिल होती है उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड है। एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट होते हैं जो सन के अलावा अदर स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। में सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली ये टेलीस्कोप से कम देखे जा सकते हैं। जो ब्राइट ग्लेयर होती है स्टार्स की उस ग्लेयर में ज़्यादातर हिडन होते हैं, तो उसकी जो ग्लेयरनेस में डिप्स आते हैं उसी के रेस्पेक्ट में हम एक्सोप्लैनेट का प्रेजेंस पता कर सकते हैं। सुपर अर्थ की बात करें तो यह एक एक्सोप्लैनेट होता है जो अर्थ के सिमिलर साइज़ का होता है, लेकिन मास की बात करें तो अर्थ के मास से ज़्यादा होता है और नेपच्यून और यूरेनस के मास से कम होता है। तो it is an exoplanet that is similar to the size of Earth but with more mass than Earth and less than a larger planet like Uranus और Neptune। एक न्यू सुपर अर्थ को अभी डिस्कवर किया गया है द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स केपलर 164-9c। यह अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है जो 300 लाइट ईयर्स डिस्कवर किया गया है अभी नासा के केपलर टेलीस्कोप से। नेक्स्ट है K2-18b। यह 8 टाइम्स मास है इसका अर्थ से कंपेयर किया जाए और एक रेड ड्रॉप स्टार को यह ऑर्बिट कर रहा है नियरली 124 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर अर्थ इन लियो कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट जो एक्सोप्लैनेट है वो वास्प 76b है। यह
640 लाइट ईयर से हमारे अर्थ से। रिसेंटली लिक्विड आयरन रेन स्पॉट की गई है इसके सरफेस पर। तो एक्सोप्लैनेट के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो सर सुपर अर्थ की डेफिनेशन क्या होती है, यह भी आ सकता है। केपलर 1649c क्या था जिसको न्यूज़ में दिखा गया, K2-18b, वास्प 76b। बेसिकली फ्रेंड्स कोडिंग दी जाती है एक्सोप्लैनेट की बात करें तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनीता से रिलेटेड है, एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। यह नासा की फ्रेंड्स पहली ऑब्जर्वेटरी बन चुकी है फॉर न्यूट्रिनो। इस ऑब्जर्वेटरी में बेसिकली एक रेडियो टेलीस्कोप डिज़ाइन किया गया है ताकि हाई अल्ट्रा एनर्जी कॉस्मिक रे जो न्यूट्रिनोज हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके। एक बैलून की सहायता से जो एंटार्क्टिक के ऊपर फ्लाई कर रहा है उसकी सहायता से फ्रेंड्स यह हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया जाएगा। तो अनीता क्या हो सकता है अगर न्यूज़ एग्ज़ाम में आया, तो यह नासा की ऑब्जर्वेटरी है फॉर न्यूट्रिनोज। अदर न्यूट्रिनो स्टडी प्रोजेक्ट भी हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड में। यूरोप की बात करें तो लगूना है, जापान की हाइपर कैमियो कांडे है, यूएस की एक और है फ्रेंड्स ड्यूने डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट। चाइना की एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जियानमेंग प्रोविंस में प्रपोज की गई। इंडिया बेस्ड एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी थेनी डिस्ट्रिक्ट में जो साउथ तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पर बोडी हिल्स पर प्रपोज की गई है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट हैं जैसे कि सनराइज मिशन, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। यह नासा का एक्सपेरिमेंट है। इस मिशन के अंदर यह एक्सप्लोर किया जाएगा कि सन कैसे जनरेट करता है जायंट वेदर स्टॉर्म, जिनको हम सोलर पार्टिकल स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड डेमो 2 मिशन। डेमो 2 मिशन में बेसिकली नासा एस्ट्रोनॉट को भेजेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। यह जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसकी सहायता से भेजे जाएंगे। तो डेमो 2 मिशन एस्ट्रोनॉट को भेजने का एक मिशन है, नासा के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। सनराइज मिशन भी नासा का ही मिशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करें तो यह एक लो अर्थ ऑर्बिट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह काम करता है, जहाँ पर वेरियस रिसर्च एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी एटसेट्रा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है फ्रेंड्स यह मल्टी कंट्री कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी। जो 5 नेशन है वह है यूएस, रसिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा। इनकी स्पेस एजेंसी कोलैबोरेट करती हैं इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम में। ओनरशिप और यूज़ ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली डिफाइन किया जाता है बाय वेरियस इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स। तो आपको यही याद रखना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड है। आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली सीरीज ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट है जो नासा दूसरे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ साइन कर रहा है, दोज हु वांट टू कोऑपरेट इन आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यह नासा का मून मिशन है जिसके अंदर एक फर्स्ट वुमेन को भेजा जाएगा मून के सरफेस पर एंड ऑल्सो नेक्स्ट मैन ऑन द मून बाई 2024। अकॉर्ड आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 पर बेस्ड है जो कि पीसफुल यूज़ ऑफ यूनिवर्स के लिए बनाई गई थी। तो आउटर स्पेस ट्रीटी को 1967 में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने यह अकॉर्ड को साइन कर लिया है, मीन्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया है। फिर इंडिया की बात करें तो अभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कसाइनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जो कसाइनी मिशन है वह फ्रेंड्स नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेटिव मिशन है। कसाइनी मिशन सैटर्न के मैग्नेटोस्फीयर, रिंग और मून को स्टडी करने का मिशन है। यह इस मिशन में एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। कसाइनी मिशन में फ्रेंड्स एक प्रोब को भी भेजा गया है जिसका नाम है हाइगन्स, और यह प्रोब जो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन उस पर लैंड कर भी चुका है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओरिस रेक्स मिशन। ओरिस रेक्स मिशन में बेसिकली जो अर्थ के नियर एस्ट्रॉयड है बेनू, उसके लिए लॉन्च किया गया है। यह नासा का स्पेसक्राफ्ट है। इस मिशन में इस एस्ट्रॉयड से सैंपल लाए जाएंगे और अर्थ के पर यह सैंपल को स्टडी किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिशन है वो 2021 में भेजा जाएगा और
2023 तक यह सैंपल अर्थ के सरफेस पर रिटर्न करेगा। आर्टिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए रसिया ने अर्कता मिशन को लॉन्च किया है। अर्कता एम सैटेलाइट इस ईयर के एंड तक फ्रेंड्स लॉन्च कर दी जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गगनयान से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन किया है। इस काउंसिल में फ्रेंड्स डिफरेंट मेंबर हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर इसरो चेयरमैन, डायरेक्टर्स ऑफ प्रीमियम एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। तो मल्टीपल सीनियर ऑफिसर्स बॉडी बनाई गई है गगनयान एडवाइजरी काउंसिल। बेसिकली जो ओवरऑल गगनयान प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करने के लिए टेक्निकल डिटेल्स पर यह काउंसिल को बनाया गया है, ताकि फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशंस वेरियस लेवल पर सेटअप किए जा सकें, ताकि गगनयान को सक्सेसफुली एकम्प्लिश किया जा सके। अब हम गगनयान मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन मेड मिशन सबसे पहले 2004 में कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। 2018 में यह अनाउंस किया गया है कि इंडिया गगनयान प्रोग्राम को लॉन्च करेगा, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और यह एक हमारा इंडिजिनियस प्रोग्राम रहने वाला है। ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो इसरो ने वेरियस टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट और डेवलप किया है, जो कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात करें, सबसे पहले 2007 में इसरो ने स्पेस कैप्सूल री एंट्री एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। देन फ्रेंड्स 2014 में केयर एक्सपेरिमेंट क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था और 2014 में ही फ्रेंड GSLV Mark 3 को भी प्रिपेयर किया गया इंडिजिनियसली। देन फ्रेंड यूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर को एक्सपेंड किया गया है और क्रू एस्केप सिस्टम एंड पेट अबोर्ट टेस्ट को भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसरो ने अभी प्रोटोटाइप भी निकाला है कि किस तरह का फ्रेंड्स स्पेस सूट होगा और स्पेस कैप्सूल कैसा होने वाला है क्रू मॉड्यूल का, इसरो ने वही भी अभी निकाला है। इसरो ने एक पैक्ट भी साइन करके रखा है रसिया के साथ। रसिया की कंपनी है ग्लेब कॉस्मोस, उसके साथ इस पैक्ट को साइन किया गया है, ताकि एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, जो कि इस गगनयान प्रोजेक्ट का पार्ट है। फ्रेंच कंपनी के साथ भी टेक्निकल असिस्टेंट लिया जा रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि स्पेस मेडिसिन, एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड लाइफ सपोर्ट। गगनयान मिशन में फ्रेंड्स जो क्रू मेंबर्स हैं उनको 7 डेज़ के लिए भेजा जाएगा और 3 पीपल को भेजा जाएगा स्पेस में। इंडिया फ्रेंड्स 4th कंट्री बन जाएगा इन द वर्ल्ड टू सेंड अ ह्यूमन स्पेस एयरक्राफ्ट। इससे पहले USSR, US और चाइना ऐसा कर चुके हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह जो प्रोग्राम है 2022 के बिफोर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में इसरो ने फ्रेंड्स 2 अनमैन्ड गगन फ्लाइट भी प्लान की हैं। दिसंबर 2020 तक यह फ्लाइट भेजी जाएगी और नेक्स्ट ईयर 2021 में भी यह फ्लाइट भेजी जाएगी बिफोर अंडरटेकिंग द रियल मैन्ड मिशन। GSLV Mark 3 को 2014 में बनाया गया है फॉर दिस मिशन। स्पेसक्राफ्ट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लो ऑर्बिट में रहेगा 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 16 मिनट के बाद फ्रेंड्स क्रू मेंबर्स स्पेस में होंगे और 5 to 7 डेज तक वहाँ पर रहेंगे। रिटर्न जर्नी 36 मिनट में एक्सपेक्ट की जा रही है। बायोमित्र भी फ्रेंड्स डिज़ाइन किया गया है IISc बेंगलोर और इसरो के कोलैबोरेशन के साथ, और इसको गगनयान स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाएगा। इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक सिस्टम और यह फ्रेंड्स जो क्रू मॉड्यूल की एक्टिविटी रहेगी गगनयान स्पेसक्राफ्ट के अंदर उसको कॉपी करेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर से रिलेटेड है। इसरो ने अभी इस सेंटर को रिसेंटली इनॉग्रेट किया है जनवरी 2019, ताकि फ्रेंड इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंदर बेहतर कोऑर्डिनेशन किया जा सके। और यह जो स्पेस फ्लाइट सेंटर है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस इसरो एजेंसीज। करेंटली जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है दैट इज स्प्लिट अलॉन्ग वेरियस स्पेस एजेंसी, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या तिरुवनंतपुरम, UR राव सैटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु। अब फ्रेंड्स एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच फॉलो की जाएगी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में। इसकी लोकेशन कर्नाटक के चल्लाकेरे में है। अभी इंडिया फ्रेंड्स ज़्यादा रुपए खर्च करता है इन ट्रेनिंग एंड यूजिंग सच अदर फैसिलिटीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन लॉन्ग रन में अब यह जो सेंटर बनाया गया है काफ़ी हेल्प करने वाला है। वेरियस लॉन्च व्हीकल्स भी हम देख लेते हैं जो इसरो ने डेवलप किया है। सबसे पहला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, इसको मेजरली रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए बनाया गया है
और 1715 किलोग्राम के मास तक को यह लिफ्ट कर सकता है टू सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स ऑफ 600 to 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड। PSLV 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें कि अल्टरनेट सॉलिड एंड लिक्विड स्टेज का यूसेज किया गया है। यह फ्रेंड थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और इंडिया में पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज को पहली बार इक्विप किया गया था। तो आपको यह याद रखना है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए मेनली पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV डिज़ाइन किया गया है मेनली टू डिलीवर कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन अ हाईली इलिप्टिकल जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो जिसकी लोकेशन 36,000 किलोमीटर है अबव द अर्थ सरफेस। तो GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम से ही आप समझ सकते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए मेनली बनाया गया है। इसके दो वर्जन हैं, GSLV मैक सेकेंड एंड GSLV मैक थर्ड। GSLV मैक सेकेंड फ्रेंड 3 स्टेज व्हीकल है जिनमें 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज़ किया जाता है, सेकंड में फ्रेंड्स लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड स्टेज में क्रायोनिक अपर स्टेज है। इसकी जो कैपेबिलिटी अगर हम देखें तो 2500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को यह लॉन्च कर सकता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एंड अप टू 5000 किलोग्राम ऑफ सैटेलाइट यह लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट जो वर्जन है GSLV मार्क 3, इसमें भी फ्रेंड जो 3 स्टेज व्हीकल है वो थर्ड स्टेज वही क्रायोनिक अपर स्टेज इंजन C25 जिसको नाम दिया गया है। यह इंडिजिनसली बिल्ड क्रायोनिक अपर स्टेज इंजन है फ्रेंड्स। इसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स का यूज़ होता है फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट है फ्रेंड लिक्विड प्रोपेलेंट कोर सेकेंड स्टेज में। तो इसमें भी 3 स्टेज व्हीकल है। अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो यह भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो वेट है वो बढ़ जाएगा 4000 किलोग्राम अप टू GTO ऑर्बिट एंड 10,000 किलोग्राम अप टू लो अर्थ ऑर्बिट। जो इंडिजिनसली क्रायोनिक C25 इंजन है यह फ्रेंड्स जो फ्यूल का लोड है रॉकेट पर इसका रिलेटिवली लो है, मींस रॉकेट को कम फ्यूल में ज़्यादा दूर तक प्रोपेल कर सकता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो वन अमंग द 6 नेशन अब बन चुका है जिसके पास यह क्रायोनिक इंजन टेक्नोलॉजी खुद की है। पहला था US, देन रसिया, देन फ्रांस, जापान एंड चाइना। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंडिया इज अमंग द 6 नेशन टू पजेस दिस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिजिनस क्रायोनिक अपर स्टेज। नेक्स्ट है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह है फ्रेंड्स लॉन्च व्हीकल इसरो ने बनाया था ताकि स्मॉल सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया जा सके। 300 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाया जा सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को भेजा जा सकता है। PSLV के रेस्पेक्ट में फ्रेंड्स जो खर्चा आ जाता है उसको कम करने के लिए इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल को बनाया गया था ताकि स्मॉल सैटेलाइट को भेजा जा सके। इस लॉन्च व्हीकल को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया था। फर्स्ट जो 3 स्टेज हैं फ्रेंड उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है। 4th स्टेज में वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल फिट है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 2 से रिलेटेड है जिसको अभी जुलाई में लॉन्च किया गया था, लेकिन फ्रेंड्स यह फेल हो चुका है। इस मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली इंडिजिनस मिशन रहा था लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों को ही भेजा गया था। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था और रोवर को प्रज्ञान। ऑर्बिटर का काम था फ्रेंड्स कि लूनर सरफेस को ऑब्जर्व करे और जो भी इंफॉर्मेशन कनेक्ट की जाती है उसको अर्थ और लैंडर के बीच में शेयर करे, मीन्स लैंडर से जो इन्फॉर्मेशन कनेक्ट की जाती है वो अर्थ को शेयर करे। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। यह सॉफ्ट लैंडिंग को भी फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया था। रोवर की बात करें तो यह ऑन साइट केमिकल एनालिसिस के लिए रोवर को बनाया गया था जिसका नाम प्रज्ञान था। लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 M1 था, यह आपको याद रखना है। यह इंडिया का मोस्ट पावरफुल लॉन्चर है। अभी तक हमने देखा है GSLV मार्क 3 की जो कैपेसिटी है वो 10,000 किलोग्राम तक यह लॉन्च कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। और यह इंडिजिनसली कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया था कंट्री में और इसको फैब्रिकेट किया गया हमारी कंट्री में ही। कुछ नोटेबल फीचर्स भी देख लेते हैं हम चंद्रयान 2 मिशन में। यह फ्रेंड्स फर्स्ट स्पेस मिशन रहा है इंडिया का जिसके द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा था ऑन द मून साउथ पोलर रीजन। इंडिया का यह फर्स्ट एक्सपीडिशन रहा था और फर्स्ट अटैम्प्ट भी था फॉर कंडक्टिंग सॉफ्ट लैंडिंग फ्रॉम द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। इसमें फ्रेंड्स लूनर टेरेन को एक्सप्लोर किया जा रहा था
और सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव करने के लिए अगर ऐसा होता तो इंडिया 4th कंट्री बन जाती आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर एंड चाइना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था फ्रेंड्स कि सॉफ्ट लैंडिंग की एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए और एक रोबोटिक रोवर को ऑपरेट किया जाए ऑन द सरफेस ऑफ मून। लूनर साउथ पोल ही क्यों एक्सप्लोर किया जाएगा, उसका कुछ रीज़न भी था फ्रेंड्स। जो लूनर सरफेस एरिया है साउथ पोल का वह शैडो में रहता है एज़ कंपेरिजन टू नॉर्थ पोल, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो सकता है इन द क्रेटर्स। जो क्रेटर्स हैं फ्रेंड्स वही भी शैडो रीजन में रहते हैं, तो जो शैडो रीजन रहता है क्रेटर्स का वहाँ पर अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि फॉसिल रिकॉर्ड मिल सकते हैं ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम। चंद्रयान 1 के बारे में भी आप जान लीजिए। चंद्रयान 1 को अक्टूबर 2009 में लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ PSLV C11। PSLV C11 की सहायता से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2009 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स के जो सन का फार साइड और नियर साइड है दोनों का एक 3 डायमेंशनल एटलस बनाया जा सके और जो मिनोलॉजिकल मैप है उसको भी बनाया जाए। फाइंडिंग्स की बात करें तो चंद्रयान 1 ने फ्रेंड्स वाटर को डिटेक्ट किया है एंड हाइड्रोक्सिल आयन ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यह फ्रेंड्स पोलर रीजन पर ज़्यादा अबंडेंस है वाटर का। मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस को भी चंद्रयान 1 ने सपोर्ट किया है। मतलब यह था कि जो मून है वो कम्प्लीटली मॉल्टल स्टेट में था जब यह फॉर्म हुआ था। एक न्यू स्पाइनल रॉक को भी आइडेंटिफाई किया है चंद्रयान 1 ने ऑन द फार साइड ऑफ मून। एक्सरे सिग्नल को भी डिटेक्ट किया है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि सोलर फेलियर्स के दौरान एक्सरे सिग्नल को डिटेक्ट किया गया है। इसका मतलब है कि जो लूनर सरफेस है उसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। चंद्रयान 3 के बारे में भी जान लीजिए फ्रेंड्स। चंद्रयान 3 कंट्री का 3rd लूनर मिशन है जिसको भी अप्रूवल मिल गया है। चंद्रयान 3 में भी फ्रेंड्स लैंडर रहेगा, रोवर रहेगा और एक प्रपल्सन मॉड्यूल भी रहेगा और इसमें भी फ्रेंड्स सॉफ्ट लैंडिंग को अटेम्प्ट किया जाएगा ऑन दी लूनर सरफेस। यह साउथ पोल पर ही लॉन्च किया जाएगा। इसका जो कॉस्ट रहेगी वो अराउंड 600 करोड़ रहेगी। अभी फ्रेंड्स इसरो ने इमेज को रिलीज़ किया है फ्रॉम चंद्रयान 2। यह जो इंस्ट्रूमेंट था चंद्रयान 2 में इंस्ट्रूमेंट इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी इमेज को यूज़ करके इसरो ने इमेज को रिलीज़ किया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी जान लीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो लाइट है उसको स्प्लिट किया जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ। जैसे कि वाइट लाइट है, अगर हम प्रिज्म को यूज़ करें तो उसकी प्रिव्यूअर हमको मिल जाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम में लाइट्स रहती हैं, बैंड्स रहते हैं, उनको रिस्पेक्टिव वेवलेंथ में अगर स्प्लिट करना है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।